हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो अगेन आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने अभी तक देखा सारी बीमारियों के बारे में। अगर आपने वो नहीं भी देख रखा हो तो आप देख लेना जाके। अब बात करेंगे कि कैसे उन बीमारियों से बॉडी खुद को प्रोटेक्ट करती है, इम्यून रहती है। ठीक है, तो बात करेंगे इम्यूनिटी की। और ये कोलैब हम आपके थ्रू पहुंचाना चाह रहे हैं। क्वेश्चन आज का है, ये आपको कमेंट्स में आंसर करना है। ध्यान से कमेंट में आंसर करो, सब लोग करो इसको। ग्राफ्ट रिजेक्शन किस किस काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स के कारण होता है वो भी अपन आगे जानेंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से सुनना, ठीक है। और गाइज, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो इसे भी कर लें। सर्च कर सकते हैं आप अक्षर जुनेजा नीट यूजी, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो उधर भी आपको और भी कंटेंट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमने ये पिछले डिसीज देख लिए थे, अब बात करते हैं बॉडी इनको कैसे रिमूव करती है। तो बॉडी रिमूव करेगी बाय द टर्म नोन एज इम्यूनिटी। ठीक है, तो इम्यूनिटी क्या होती है साहब? इम्यूनिटी होती है ऑल ओवर एबिलिटी ऑफ अ होस्ट। होस्ट मतलब हम, ठीक है, हमारी एबिलिटी टू फाइट द डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय द इम्यून सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो भी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे फाइट कर रहे हैं, और ये हमको कन्फर का मतलब क्या है? प्रदान करना, प्रोवाइड करना, है ना। तो ये शक्ति कहाँ से ही हमारे अंदर की हम किसी से फाइट कर सकते हैं? इम्यून सिस्टम से। ठीक है, तो कोई घी खाने से आई है या इससे आई है? नहीं, इम्यून सिस्टम से आई है। ठीक है, अब इम्यूनिटी, तो ये डेफिनेशन हो गई कि आप डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से लड़ाई कर रहे हैं। अब इम्यूनिटी कैसे होती है? तो देखो, इम्यूनिटी के टाइप्स याद करो, उसके पहले हर चीज़ आपको रियल सिनेरियो से याद करना है। तो अभी क्या चल रहा है? कोविड। ठीक है, तो जब कोविड 2020 में आया था, तो क्या सबको पहले से ये पता था कि ये कोविड है, इसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडी, ऐसी इम्यूनिटी बननी है? नहीं, है ना। तब जो काम करी वो इम्यूनिटी थी इननेट नॉन स्पेसिफिक, कि भाई कोई नया माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी यदि आज की तारीख में आ जाता है तो कुछ कंपोनेंट आपके बॉडी के ऐसे हैं जो तब भी फाइट करेंगे। सबको कोविड तब नहीं हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड मतलब अभी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। ये जो इम्यूनिटी बनी ये सिर्फ कोविड के खिलाफ बनी। यदि आपको कोविड इन्फेक्शन हुआ, कुछ टाइम आपको उसके बाद एंटीबॉडीज बनी आपकी बॉडी में और उन्होंने फिर इम्यूनिटी प्रदान करी, राइट। तो दो टाइप की इम्यूनिटी आपको ऐसे याद रखना है। एक तो आपकी इननेट, जो कि बचपन से आपको 100 टाइप के, 1000 टाइप के ऑर्गेनिज्म से बचा रही है। और एक्वायर्ड, कि जब आप फंस जाते हो तो फिर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वो बचाती है, राइट। तो अभी हम सबसे पहले समझेंगे इननेट के बारे में। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी क्या होती है? नॉन स्पेसिफिक होती है ना। मैंने आपसे कहा किसी ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है ना, कि ये सिर्फ इसके लिए है, ये सिर्फ टीबी के लिए है, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रेजेंट है सिंस द टाइम ऑफ बर्थ। जैसे ही आप पैदा हुए, पैदा होते से इतने सारे माइक्रोब्स थे। अब अगर आपको तभी सबकी इम्यूनिटी नहीं होती तो आप सर्वाइव कैसे करते, राइट। तो वो बेसिकली होता है प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ। तो वो कैसे मीडिएट होती है? वो 4 टाइप के बैरियर से मीडिएट होती है। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ को आने से रोकना है तो आप क्या लगाएंगे? बैरियर, है ना। तो बैरियर कौन से? 4 टाइप के: फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, फिर सेल्यूलर और साइटोकाइन। ठीक है, तो 2P 2C। ठीक है, अब फिजिकल बैरियर क्या है? जो दिख रहा है बाहर से, ये स्किन है बॉडी की, है ना। म्यूकस कोटिंग, जो भी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, जीआईटी है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, उनमें जो म्यूकस कोटिंग है वो चीज़। ठीक है, तो ये फिजिकल हो गया, है ना, फिजिकल बैरियर। फिर अगला आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल मतलब अभी जो फिजिकल पार्ट्स है इनके अंदर क्या प्रोसेस चल रही है, राइट। तो स्टमक, जीआईटी, इनमें क्या है? एसिड है। एसिड से आपको पता है, एसिड से आप कुछ भी चीज़, मतलब इतने सारे वॉशरूम के जर्म्स आप एसिड से निकाल देते हो, तो आपकी बॉडी में इनहेरेंटली एसिड है। तो एसिड जो आपका स्टमक में है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सलाइवा जो आपके माउथ का है, जो आपके टीयर्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या है? आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, एक बैरियर देती है कि इसके कारण दूसरी चीज़ें ना हो। टीयर्स में क्या है? आप देखेंगे एंजाइम्स होती है, लाइसोजाइम्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आएगा बात सेल्यूलर की। चलो ठीक है, फिजिकल आपने बाहर बाहर की बात करी, फिजियोलॉजिकल अंदर के सिस्टम की बात करी। अब अंदर के सिस्टम में भी जो सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, उनका क्या? तो सेल्स में मैं आपको बताऊंगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि ये एनसीईआरटी, ये जो भी नोट्स लिखे ना, ये सारे एनसीईआरटी के। अब मैं आपको जो भी इमेजेस बताऊंगा ये एनसीईआरटी के बाहर की है, बट ये आपको कंसेप्ट अच्छे करने में काम आएगी। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी में, WBC, वाइट ब्लड सेल, आप हमेशा से सुनते आए हो, इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं। एक ग्रेन्युलोसाइट होते हैं जिनमें ग्रेन्यूल होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। और एक बिना ग्रेन्यूल के होते हैं जिनको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियर सेल्स। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी आज की तारीख में इम्यूनिटी में ये सब नहीं दे रखा है, बट आपको समझने के लिए ज़रूरी है। तो जो आपका ये न्यूक्लिएटेड है, इसमें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल अपन इनको कहते हैं, बिकॉज इनकी जो न्यूक्लियस की मॉर्फोलॉजी है, न्यूक्लियस, मॉर्फोलॉजी, पॉली, बहुत सारे टाइप्स की है ना।
कोई ऐसा लोब्यूलेटेड, किसी में एक लोब्यूल रहेगा, किसी में 2-3 रहेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन इनको बांटा है, और ये होते हैं न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ये होते हैं आपके वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या कहती है, एनसीईआरटी बस आपको लिख देती है कि सेल्यूलर में कौन से आते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। एनसीईआरटी का कहना है कि ये न्यूट्रोफिल जो है ये आपके किस में आते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी में। तो बिना आपको कंसेप्ट पता चले सीधे आप रट थोड़ी सकते हो न्यूट्रोफिल, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल आ गए साहब। इसके साथ साथ मोनोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स विच आर अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, और एनसीईआरटी मैक्रोफेज का भी एग्जाम्पल देती है। तो इन शॉर्ट इसमें से मोनोसाइट भी है, लिम्फोसाइट का एक प्रकार जो नेचुरल किलर सेल होता है वो है, और इयोसिनोफिल बेसोफिल भी होते हैं इसमें, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैं आपको सम अप करूँ, इन्नेट इम्यूनिटी क्या है। तो इन्नेट इम्यूनिटी एक तो आपकी हो गई फिजिकल, एक हो गई फिजियोलॉजिकल। सेलुलर में क्या क्या है, सबसे पहले आप बोलो न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल के साथ इयोसिनोफिल बेसोफिल भी होते हैं। फिर नेचुरल किलर सेल एक प्रकार का लिम्फोसाइट था, ये हमने देखा था। फिर मैक्रोफेज और मोनोसाइट, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सेलुलर लेवल पे क्या होता है ना। तो सेलुलर में यहाँ पे क्या है, WBC, ये पांचों एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद होता है साइटोकाइन। अब सेल्यूलर में भी आप और नीचे जा रहे हो, आप बोल रहे हो कि कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे होंगे, राइट। तो अब क्या हुआ है कि एक केमिकल है इंटरफेरॉन, ठीक है। इंटरफेरॉन एक ऐसा केमिकल है कि ये एक सेल है, इसको वायरस ने इन्फेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये दूसरे सेल्स को बचाना चाह रहा है। जैसे वो बोलते हैं ना कि एक बार जिसने शादी कर ली वो दूसरे कुंवारों को बोलता है कि तुम शादी मत करो, राइट। सो ये बेसिकली भलाई का काम कर रहा है। इसके खुद के तो हालत ख़राब हो चुके हैं, अब ये दूसरों को बचाना चाह रहा है। तो दिस इज़ योर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन, ठीक है। फेरॉन्स मतलब केमिकल्स बहुत टाइप के, और इंटर मतलब बिटवीन दैम, है ना। तो इंटरफेरॉन जो है इट इज़ प्रोटेक्टिंग अदर सेल्स फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन। तो अगर मैं आपसे इन्नेट इम्यूनिटी 4 शब्दों में कहूँ तो आप बस बोलिएगा बैरियर, जो कि बचपन से प्रेजेंट है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। सेलुलर में आपको क्या क्या याद रखना है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट मतलब इसका टी किलर, और मोनोसाइट। ये एनसीईआरटी के हिसाब से आपको ये 3 तो याद रखना ही है। मैक्रोफेज भी याद रख लो, इयोसिनोफिल बेसोफिल भी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये क्लासिफिकेशन नहीं भी याद रहे तो चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने देख लिया इन्नेट इम्यूनिटी। अब हम देखेंगे अडाप्टिव इम्यूनिटी। तो अडाप्टिव इम्यूनिटी में एक कंपोनेंट कॉमन है, नेचुरल किलर सेल। बाकी अब अपन अडॉप्टिव इम्यूनिटी में देखेंगे 2 स्पेशल टाइप के सेल, बी सेल और टी सेल, ठीक है। तो अब अपन उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अभी अपन ने कहाँ समझ लिया, हमने देखा इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, और इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, और इन्नेट इम्यूनिटी किन के कारण होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब क्या, जैसे कि मैंने आपको कहा पैथोजन स्पेसिफिक, कि पहले आपको फर्स्ट वेव में कोविड का इन्फेक्शन हुआ हो, तो ऐसा आपने सुना था ना कि सेकेंड वेव में अब नहीं होगा, या होगा तो बहुत माइल्ड होगा। क्यों, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुकी थी, या आपने वैक्सीन लगवा ली हो, तो उसके कारण भी लोग बोल रहे थे ना माइल्ड होगा, माइल्ड होगा। तो वो चीज़ है कि ये पैथोजन स्पेसिफिक है, कि सिर्फ और सिर्फ कोविड के अगेंस्ट इम्यूनिटी है। और ये कैरेक्टराइज्ड होती है बाय मेमोरी। इसमें क्या है, एक कंसेप्ट है मेमोरी। मेमोरी मतलब जैसे हमको ध्यान रहता है कि तुम्हारी अगर बचपन में किसी से लड़ाई हुई हो स्कूल में, तो तुम उससे स्कूल में पूरे समय बात नहीं करते हो, ठीक है। आज भी वो बंदा तुमको मिल जाएगा तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ इससे मेरी लड़ाई हुई थी। तो दिस इज़ योर मेमोरी, कि बॉडी को पता चल जाता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रोब है, ये मेरे को पहले भी अफेक्ट कर चुका है, तो मेरे को अब इसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स पहले से जल्दी निकालना है। मतलब अगर दूसरी बार वो बंदा फिर तुमसे लड़ने आएगा, तो अब तुम देखते नहीं रहोगे कि अरे वो लड़ने आ रहा है या बात करने आ रहा है। तुमको पता है कि पहले आते से ही वो मुक्का मारेगा, तो मैं भी मुक्का मारता हूँ, राइट। सो 2 टाइप के इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। अभी टेबल जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखी, ये थोड़ा सा एमबीबीएस लेवल का है, बट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये कंसेप्ट, कि एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के कारण जो इनिशियल एक्सपोजर होता है, उसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो थोड़ा सा लो होता है। लेकिन जब सेकेंडरी एक्सपोजर होता है, तो जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड, बहुत ज़्यादा हाई आता है ना। तो ये हम कहते हैं मेमोरी। ये क्यों पाया, क्योंकि मेमोरी, क्योंकि अब आपने उसको यदि उस समय एक घूसा मारा होगा तो अब आप 4 मारेंगे, राइट। बिकॉज आपको पता है कि ऐसा ही होगा, है ना। और ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या है, ये इम्यून रिस्पॉन्स आपकी एंटीबॉडीज़ है जो कि बॉडी प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है बेटा, है ना। इन्नेट इम्यूनिटी में एंटीबॉडी का कोई लेन देन नहीं है। इन्नेट इम्यूनिटी में सेल है भाई, उसकी कैपेसिटी है तो वो मार देगा, ठीक है। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऐसी है कि जैसे आप दिल्ली के लड़के हो और आप बोल रहे हो अरे मैं 4 लोगों को और बुला लूँगा,
तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ये चीज़ होती है कि आपके पास अब बहुत हैवी एंटीबॉडीज़ हैं, ये एंटीबॉडीज़ हैं इतनी हैवी सोचो, इतनी बड़ी बड़ी एंटीबॉडीज़ है जिनको आप लेकर घेर के उसको मार सकते हो, राइट। सो दिस इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या हुआ, बस आप इसको पढ़ो मत, बस आप इसको समझ लो। एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी कॉन्टैक्ट विद एंटीजन, फर्स्ट कॉन्टैक्ट हुआ, फिर सेकंड और सब्सिक्वेंट कॉन्टैक्ट जो होंगे तो जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो सेकेंडरी। कितने दिन लगते हैं वो सब आप रहने दो, है ना। इसका क्या मतलब है कि प्रोलॉन्ग पीरियड इज रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश इम्यूनिटी। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स धीरे धीरे आएगा, आज से कुछ दिन लगेंगे, ठीक है। बट ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जल्दी शॉर्ट टाइम में आता है, ठीक है। फिर ये जितना लेट आता है उतना ही जल्दी ख़त्म भी हो जाता है, ये जल्दी आएगा और देर तक रुकेगा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आपको बोलते हैं ना कि अगर आपको फर्स्ट एक बार इन्फेक्शन हो भी गया कोविड से तो भी आपको वैक्सीन का दोनों डोज लेना है ताकि आपका इम्यून रिस्पॉन्स अच्छा मेंटेन रहे, राइट। तो ये हमारी कहानी हो गई एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। तो इन्नेट इम्यूनिटी में अगर एक वर्ड में बोलना हो तो बैरियर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी में एक वर्ड में बोलना हो तो सेकेंडरी और प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स मतलब क्या, एंटीबॉडीज़। तो अब अपन उनके बारे में और जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके कारण हो रहे हैं, राइट। तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया था इसमें मैंने आपको बोला कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ये देखो बी सेल है और टी सेल है, राइट। तो जो आपका प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी जो इम्यून रिस्पॉन्स है आपका वो किसके कारण हो रहा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है। अब हमारे टाइम पे हम ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ते थे कि बी लिम्फोसाइट क्या होता है, टी लिम्फोसाइट कहाँ से आया, मैरो में बना, फिर वहाँ से थाइमस में मैच्योर होता है। पर आज की तारीख में एनसीईआरटी के हिसाब से अभी मेरे को ये इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, तो अभी मैं आपको इतना शॉर्टली बता रहा हूँ कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स दो तरीके से हुआ है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट विल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, बी फॉर एंटीबॉडी, तो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी, लेकिन जो टी लिम्फोसाइट रहेगी वो बस हेल्प करेगी बी सेल को कि तू भी बना एंटीबॉडी। टी का खुद का काम नहीं है एंटीबॉडी बनाना, ठीक है। और एंटीबॉडी जो बनती हैं उनके नाम क्या है, गमदे, जो कि काफ़ी फेमस निमोनिक है, आपने सुना होगा, IgG, AMDE। IG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन, ये एंटीबॉडी का जो प्रोटीन है, एंटीबॉडी बेसिकली प्रोटीन ही है तो उसका ऐसा नामकरण रखा गया है। तो IgG, AMDE होता है। अब ये कितनी टाइप्स की एंटीबॉडीज़ हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, एक चीज़ तो हमने बोली बी लिम्फोसाइट मेडिएट कर रही है एंटीबॉडी, तो क्या टी लिम्फोसाइट बस उसको हेल्प ही करती रहेगी, खुद का कुछ काम नहीं करना है क्या उसको, वो भी करेगी। क्या करेगी, बेसिकली एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स दो टाइप्स का होता है, एक होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड और एक होता है सेल मीडिएटेड। यहाँ पे ध्यान रखो, आपने क्या बोला था, सेल यहाँ पे भी थे इननेट इम्यूनिटी में, यहाँ पे वापस से सेल आए, बट यहाँ पे सेल कौन से हैं, यही वाले टी लिम्फोसाइट, ठीक है। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बना रही है, टी लिम्फोसाइट उसको सपोर्ट कर रही है, लेकिन टी लिम्फोसाइट उसके साथ साथ एक काम और कर रही है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बी लिम्फोसाइट। अब एंटीबॉडी कहाँ जाएगी, खून में, खून का मतलब क्या, फ्लूइड, फ्लूइड को क्या कहते हैं, ह्यूमर, तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज बाय बी लिम्फोसाइट और सेल मीडिएटेड इज बाय टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। अब बी लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे, प्रोड्यूस एंटीबॉडी दैट आर प्रेजेंट इन ब्लड। तो इतना सा कहानी है। तो थोड़ा सा अगर हौश पौश हो रहा हो तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये है आपका रिस्पॉन्स, ठीक है। एक है आपका ह्यूमोरल रिस्पॉन्स और एक है आपका सेल मीडिएटेड। तो बी सेल जो कर रहा है वो कर रहा है ह्यूमोरल रिस्पॉन्स को, और जो सेल मीडिएटेड है वो क्या कर रहा है, टी सेल, ठीक है। ये बीच का भी आप छोड़ दो। फिर बी सेल जो है वो आगे चल के प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स बनाता है। प्लाज्मा सेल जो होता है वो आपका एक्चुअल में एंटीबॉडी बनाता है। आज की तारीख में एनसीईआरटी सिर्फ लिखती है एंटीबॉडी, है ना, और एंटीबॉडी ही याद रखो आप, प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। मेमोरी सेल क्या है, जो आगे याद रखेगा कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म आया था, ठीक है। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है, ह्यूमोरल बी सेल secrete antibodies that defense against pathogens and cell mediated is by T cell, और ये डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्टेड सेल, कैंसर एंड ट्रांसप्लांट टिश्यू। ये जो इम्यूनिटी चलाएगा ये आपकी टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रहेगी, और इसमें भी मेमोरी सेल्स भी बनेंगे और एक्टिव सेल्स भी बनेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ एनसीईआरटी के लेवल पे। ये एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, अभी हमने देखा। तो अब मैं सम अप कर रहा हूँ आपको, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस दो तरीके से हो रहा है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के द्वारा। बी लिम्फोसाइट बना रहा है आपका एंटीबॉडी, टी उसको हेल्प कर रहा है, टी साथ ही साथ खुद की भी एक प्रोसेस चला रहा है जो कि है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, राइट। अब अपन बात करेंगे कि जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है इसके बारे में, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे टी सेल वाले
जो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स है उसके बारे में, राइट। तो जो एंटीबॉडी बनती है आपकी IgG AMDE, इनका नाम कैसे बना, राइट। तो सबसे पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है कोई भी एंटीबॉडी हो, कोई भी एंटीबॉडी हो, कोई भी टाइप की हो। NCERT लिखती है कि 2 हैवी चेन होगी, 2 लाइट चेन होगी। ये आप देख रहे हैं हैवी चेन और ये देख रहे हैं आप लाइट चेन, ठीक है। तो लाइट चेन मतलब ऑब्वियसली हल्की, मॉलिकुलर वेट कम है, और हैवी चेन का मॉलिकुलर वेट ज़्यादा है। इसको अपन कहेंगे H2L2, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है, अब आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये बेसिकली एक वेरिएबल रीजन है और ये कांस्टेंट रीजन है कि ये इतना तो रहेगा। तो इसका क्यों ऐसा क्यों रखा गया है, ये ऐसा इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो आपकी एंटीबॉडी है, ये देखो बी सेल से निकल के आई, ठीक है। अब यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगा, तो अब कोई एंटीजन कैसा है, कोई एंटीजन का शेप कैसा है, कोई एंटीजन का मॉलिकुलर कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके हिसाब से ये जो साइट है ये वेरी करेगी, उसके साथ कंपैटिबल रहेगी, इसलिए वेरिएबल है। बट ये ऐसा का ऐसा कांस्टेंट ही रहेगा। और ये लाइट चेन और ये हैवी चेन और इनके बीच में क्या रहेगा, डाइसल्फाइड बॉन्ड रहेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये आपकी जो टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ है वो हैं, तो बेसिकली इनका फ़र्क क्या है, इनका फ़र्क है मॉलिकुलर वेट में, है ना। तो ये आप जो सबसे लाइटेस्ट देख रहे हो वो है आपकी गम, GAMDE, गम दे। तो जी जो है वो सबसे लाइटेस्ट है, तो सबसे लाइटेस्ट है तो आप इससे क्या याद रखना कि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है। और IgG है तो उसकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए बहुत ज़्यादा है ये IgG, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। बट ऑन दी अदर हैंड M आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5, मतलब ये पेंटामेरिक है, ये 5 एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को मिला के बनी है। तो ये सबसे हैवीएस्ट है, लेकिन ये सबसे पहले जाती है। जब भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा ना आपका, तो सबसे पहले M जाके बोलेगा मैं, मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। तो सबसे पहले M चली जाएगी, फिर M से कुछ बनेगा नहीं, M कहने को ही बड़ी है, बाकी कोई दम नहीं है इसमें। तो अल्टीमेटली आपकी G जो सबसे छोटी है ना, पर सबसे समझदार आपकी G ही है ना। फिर ये टेक ओवर करेगी, जो आपका सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सर वो सारा रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी IgA भी होती है, IgD भी होती है, IgE भी होती है। ए जो है ये डायमेरिक है, ये दोनों यहाँ पे इससे कंबाइंड है, ठीक है, 2 यूनिट से कंबाइंड होके बना है। बहरहाल NCERT इतना सब नहीं बताती है, NCERT सिर्फ और सिर्फ बोलती है आप इतना से याद रखो, ये चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, ठीक है। NCERT में एंटीबॉडी के बारे में बस इतना सा बताया गया है, कोई टाइप से कोई लेन देन नहीं है उसको, ठीक है। तो आपके लिए अच्छा है, आपको क्या दिक्कत है। अब उसके बाद हमने देखा कि ये वाला रिस्पॉन्स खत्म हो चुका है, तो अब जल्दी से मेरे को बता दो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स B और T। बी में एंटीबॉडी ह्यूमोरल, है ना, और एंटीबॉडी 5 टाइप की होती है बेसिस ऑफ मॉलिकुलर वेट। अब उसके बाद जो T है वो प्रोड्यूस करेगी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब T लिम्फोसाइट क्या होता है ना, पहले तो ये चीज़ जानना पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ये सिखाया था कि जो आपके WBC है वो कितने टाइप के, ऐसे T लिम्फोसाइट्स भी बहुत सारे टाइप के हैं, बट वो आपके लेवल पे अगेन अभी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज NCERT में नहीं दे रखा है। तो पहले नाइव बनता है, नाइव मतलब जिसको कुछ पता नहीं हो, जिसने नेवर एनकाउंटर्ड एनी एंटीजन, ठीक है। फिर एक रेगुलेटरी बनता है, फिर एक मेमोरी उसकी याद रखता है ना, कि मेरे को ये याद है ये आया था। फिर एक T हेल्पर है जो कि दूसरों को हेल्प करेगा मेच्योर करने में। और फिर एक T किलर है जो कि मेनली काम करेगा, CD8 मार्कर है उसका, और वो डिशुम करेगा, राइट। तो ये टाइप्स ऑफ T सेल होते हैं जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बना के रखते हैं, मैंने आपको बोला था ना ये। तो ये सारे आपके T सेल्स यहाँ पे एक्टिव T सेल्स में T8 होंगे जो कि डिशुम करेंगे, राइट। तो ये आपका टाइप्स ऑफ T सेल्स हैं, बस एक बार कहीं कोई MCQ में फंस जाए तो याद रख लेना। अब उसके बाद क्या होगा, T सेल्स के कारण, T सेल्स का एक ही काम है, ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। मतलब जब भी आप किसी के लिए कोई ऑर्गन डोनर ढूंढते हो ना, कि किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, तो आप किसी का भी तो नहीं ले लेते कि कोई भी रोड चलते हुए इंसान को लिया, उससे लिवर निकाला और लगा दिया, ऐसा नहीं होता है ना। बिकॉज बॉडी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो बॉडी चाहेगी कि भाई तेरा लिवर है ना, तो तू खुद का ही ला, या तेरे जैसे किसी का ही ला, किसी और का लाएगा मैं फेंक दूंगी, ठीक है, मैं ऑर्गन को ही ख़राब कर दूंगी, ठीक है। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। अगर आपने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को शांत नहीं करा, मतलब आपने सारे जो MHC देखना होते हैं, सारे जो ये आपके T सेल के मार्कर्स देखने होते हैं, ये अगर आपने मैच नहीं किए, कंपैटिबल नहीं हुए, तो ऑर्गन ख़त्म। तो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम वन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग, ठीक है। अब कॉर्निया कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड बिकॉज इट लैक ब्लड सप्लाई, ठीक है। बट अगर आपको दूसरे कोई ऑर्गन्स करना है तो आपको टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप मैचिंग, आप AB ये सब ब्लड ग्रुप मैचिंग करते हो, HLA भी मैच करते हो, MHC ये सब अलग चीज़ें होती हैं, टिश्यू भी मैच करते हो, तो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरी होती है बिफोर ट्रांसप्लांटेशन। और उसके बाद भी जो है बॉडी कई बार पकड़ लेती है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है,
बॉडी की इम्यूनिटी को शांत करना पड़ता है, पर्टिकुलरली सेल मीडिएटेड। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लाइफ टाइम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स का मतलब होता है स्टेरॉइड, दवाइयाँ वो पेशेंट लाइफ टाइम खाता रहेगा, जिसके कारण उसकी इम्यूनिटी शांत रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ किसका कमाल हो गई, हालांकि अच्छी बात नहीं है बट ज़रूरी भी है, बॉडी के रिस्पेक्ट में बाकी चीज़ों में ज़रूरी है। तो सेल मीडिएटेड का रिस्पॉन्स हो गया टी लिम्फोसाइट। तो थोड़ा सा आई गेस ज़्यादा नहीं हुआ हो तो मैं आपको समअप करता हूँ। इम्यूनिटी इननेट एक्वायर्ड, इननेट में आपने बता दिए सारे बैरियर्स जो कि आपको बचा के रखेंगे, इम्यूनिटी में कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस एज सच नहीं है। फिर उसके बाद WBC ही फाइट कर रहे हैं अपने लेवल पे जितना फाइट कर सकते हैं। फिर अडॉप्टिव इम्यूनिटी आएगी, थोड़ी बेटर है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स देगी जो कि थोड़ा कम इंटेंसिटी का रहेगा, सेकेंडरी में ज़्यादा देगी। और इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली क्या रहेगा, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किससे बनेगी, बी लिम्फोसाइट से, टी उसको हेल्प करेगा। 5 टाइप की एंटीबॉडी बनती है। टी लिम्फोसाइट जो है वो अपनी अलग चलाता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। फिर एंटीबॉडी जो बनी उनमें ये स्ट्रक्चर है, ये याद रखना अच्छे से। ये एक और याद रखना, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है जो वेरिएबल रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रीजन। फिर ये अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं जिसमें एम सबसे आगे जाके उछकती है। टी सेल्स का टाइप होता है, ये हमको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम आएगा। और फिर ग्राफ्टिंग में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का देखने को मिलेगा, इसके कारण हमको उसको शांत कराना पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल समड अप फॉर यू। आई होप अब इसके बाद आप NCERT पढ़ोगे तो आपको सब कुछ बन जाए। तो ये क्वेश्चन का फटाफट कमेंट्स में आंसर कर दो, बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो ये वाले तो इसको भी कर लें, बेल आइकन दबा लें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।